इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ जो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मेक्सिको में सैन्य मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां मेक्सिको में सैन्य मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरीज भी विमान में मौजूद थे। सैन्य विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर बचाव कार्य भी जारी है। हादसे की वजह जानने के लिए टीम गठित की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है बाहर से, मेक्सिको से। किस तरीके से यहां पर जो है सैन्य विमान हादसे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। हादसे की वजह जानने के लिए यहां पर जांच टीम का भी गठन हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और तमाम इस विषय पर अलग अलग पहलुओं से यहां पर जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें लखनऊ में यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज जो है तीसरा दिन बताया जा रहा है। आज अनुपूरक बजट पर दोनों सदनों में व्यापक चर्चा होगी। कल सुरेश खन्ना ने यहां पर बजट जो है वो पेश किया था, जिसके बाद अनुपूरक बजट पेश होने के बाद आज सत्र के हंगामेदार रहने की खबरें और संभावनाएं जो हैं वो फिलहाल जताई जा रही हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से आज जो है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। इसी के चलते यहाँ पर आज अनुपूरक बजट पर दोनों ही सदनों में, चाहे विधानसभा हो और विधान परिषद हो, उसमें चर्चा होगी। और इस चर्चा में आपको बता दें कल सुरेश खन्ना ने यहाँ पर बजट पेश किया था और बजट पेश होने के बाद यहाँ पर जो है अब शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन बताया जा रहा है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें विकास कार्यों, काले करानी योजनाओं और विभागीय आवश्यकताओं के लिए यहां पर प्रावधान किए गए थे। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगना सकता है। ऐसे में आज का सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, आपको बता रहे हैं किस तरीके से शीतकालीन सत्र का आज जो है तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट पर दोनों ही सदनों में जो है वो चर्चा होगी और इसी को लेकर जो है यहाँ पर अब खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो सत्र है वो हंगामेदार हो सकता है। तो अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जो है वो इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, तकरीबन 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो कल सरकार ने पेश किया। ऐसे में अब सदन के, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, दोनों को ही हंगामेदार रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। जी देखिए, एक बड़ा बजट जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। 24,96,000 करोड़ का ये पूरा बजट है, जिसको लेकर के चर्चा होगी, इस पे एक बड़ी डिबेट होगी। देखिए, पिछली बार कई दफे ऐसा देखा गया कि जो बजट आए थे उसको लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर था और ये कहते वो नजर आए कि जब आपके पास में एक बजट है जो फाइनेंशियल ईयर का है, उसके बाद आपको दूसरे बजट की क्या आवश्यकता पड़ी। ऐसे में जो अनुपूरक बजट आया है, देखिए अब उस पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ साथ कहीं ना कहीं एक हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो हंगामा है वो देखने को मिला है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो हंगामा है वो देखने को मिला और हंगामे के साथ ही जो है वो शुरुआत हुई है। जी समृद्ध। अनुराग, देखिए कल भी हम इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 30,000 करोड़ का बजट, 32,000 करोड़ का बजट, उसके बाद तकरीबन 25,000 करोड़ का बजट था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने सवाल उठाए थे। इन सब मुद्दों को भी आज जो है उठाया जा सकता है और कहीं ना कहीं तीखी बहस, और कल जिस तरीके से एक हंगामा देखने को मिला वैसा आज भी संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल समृद्ध, क्योंकि हमने देखने को कई बार पिछले दफे भी जो बजट पेश हुए उसको लेकर के देखने को मिला कि लगातार जो सपा है और तमाम अन्य विपक्षी दल हैं वो हंगामा करते हैं, सवाल करते हैं। ऐसे में देखिए अनुपूरक बजट आया है। एक और देखिए, जहां जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये बजट जो है वो एक सौगात के तौर पर है, क्योंकि जो भी काम रुके हुए थे पैसों की कमी की वजह से अब वो पूरे हो जाएंगे, या फिर जो कुछ अलॉटमेंट्स है वो वहां हो जाएंगे। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट है वो तेज होगा। देखिए 1700 करोड़ का आसपास का वो बजट है जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जनपद में पड़ने वाले नोएडा को मिला है। नोएडा अकेला ही उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं वो जो सत्ता पक्ष वो विकास का बजट इसको बता रहा है पूरक बजट को, लेकिन इस बीच देखिए आज पूरे आसार है
कि सपा जो है वो लगातार सरकार को घेरेगी, जिस प्रकार पहले मुद्दों पे घेर रही थी। आज अनुपूरक बजट की बारी है, चर्चा होगी, पर चर्चा के बीच में जो हंगामा है समृद्ध वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हंगामेदार असर जो है वो जताए जा रहे हैं। आप बने रहे अनुराग हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज पहली प्रेस वार्ता जो है वो करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली मीडिया से बातचीत जो है बताई जा रही है बीजेपी कार्यक्रम और को लेकर। और बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे जो है पंकज चौधरी की प्रेस वार्ता होगी। नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार प्रेस के सामने आएंगे पंकज चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज करेंगे अहम प्रेस वार्ता। फिलहाल खबर सामने निकल के जो आ रही है वो आपको बता रहे हैं। प्रदेश संगठन पर पंकज चौधरी रखेंगे अपना विजन, ये खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग के पास जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अनुराग, देखिए जब से अपना कार्यभार इन्होंने संभाला है पंकज चौधरी ने, उनके बाद से पहली बार जो है आज प्रेस वार्ता कही जा रही है। 27 में चुनाव होना है, कई सारी चीजें, कई सारी जिम्मेदारियां और विजन किस तरीके से रखा जाता है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं? जी देखिए, आज जो पंकज चौधरी की प्रेस वार्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि 20 तारीख से ही पंकज चौधरी लखनऊ में है और लगातार एक के बाद एक संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। जहां एक और जेपी नड्डा की तस्वीर सामने आती है तो वहीं एसटी फ्रंट्स के भी कुछ बड़े चेहरे जो दिल्ली के नाम है उनके भी नाम सामने आते हैं जो बैठक में मौजूद होते हैं। तो देखिए, इन सब बैठकों के बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की पहली प्रेस वार्ता है। ऐसे में खास है क्योंकि तमाम ऐसे विषय हैं जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में वैसे ही उठ रहे हैं, फिर चाहे कोडिंग कफ सिरप का मामला हो, SIR को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर हो, तमाम अन्य मुद्दे हैं। इस बीच जो वंदे मातरम में सदन में चर्चा हुई तो उसमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला। तो देखिए, बिल्कुल दिलचस्प हो जाता है कि आखिर पंकज चौधरी क्या कहेंगे, किस अंदाज में कहेंगे। क्योंकि पंकज चौधरी अभी तक मीडिया के सामने उस तरह से मुखातिब नहीं हुए जिस तरह से वक्त मिलता है नेताओं को वो होते हैं। खैर, पहली ही बार है, पहली ही प्रेस वार्ता है, ऐसे में तमाम मुद्दों पर जो है वो विपक्ष को घेरते भी नजर आ सकते हैं, अपना भी विजन बताते नजर आ सकते हैं। 27 के लिए हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हमको सुनने को मिले जिसमें विपक्ष कटाक्ष भी हो और अपनी एक जो बात जो है रखने का एक अलग अंदाज भी हो। तो देखिए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि पंकज चौधरी भी कोई हल्के नेता नहीं है, 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संगठन से लेकर सरकार तक सब जगह पर काम करने का अनुभव है और कहीं ना कहीं इसीलिए जो है वो बीजेपी इनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे लाई है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये सुनना कि आखिर पंकज चौधरी अपनी पहली प्रेस वार्ता में क्या कहेंगे। समृद्ध, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुराग, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई संगठनात्मक बदलाव के यहाँ संकेत देखने को मिल सकते हैं? ऐसी कोई खबरें सामने निकल के आ रही हैं? देखिए, संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं लखनऊ में चल तो रही हैं, लेकिन अब ये होगा या फिर नहीं होगा ये देखना रहेगा। क्योंकि देखिए, अब नई एक एपेक्स बॉडी है स्टेट के अंदर पंकज चौधरी, और देखिए एक बड़ा अनुभव रहा है संगठन में भी और पूर्वांचल के कद्दावर नेता के तौर पर छवि है और सामने निकल के आते हैं। ऐसे में देखिए, संगठन के अंदर भी जो बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं और खास तौर पे ये पूर्वांचल के रीजन में देखने को मिल सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि बाराबंकी के आगे और गोरखपुर तक ये वो क्षेत्र है जो पूर्वांचल का रीजन कहलाता है और ये कई बेल्ट से शुरू होकर के नीचे सोनभद्र तक जाता है। तो देखिए, बड़ा इलाका है और ये तकरीबन जो है वो एक बड़ी जनसंख्या को साधना है, क्योंकि ये वो इलाका था जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अच्छी बढ़त नहीं बना पाई। तमाम यहाँ पर सीटें भी कटी, वोट शेयर भी कम हुआ, बड़ा नुकसान बीजेपी को इस इलाके में समय देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी, कहीं ना कहीं संगठन में भी जो बदलाव है उसकी सुगबुगाहट और उसकी चर्चा जो है वो लखनऊ में जारी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ही जारी है। लेकिन तस्वीरें अभी क्या कहती हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाओं के बीच तो ये है कि संगठन में बदलाव देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संगठनात्मक बदलाव जो है अनुराग, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आप सबकी निगाहें देखिए इसी चीज को लेकर है कि जब 12 बजते हैं तो क्या कुछ आखिरकार अपनी पहली प्रेस वार्ता में वो कहते हुए नजर आ सकते हैं। आप बने रहे अनुराग हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। आपको बता दें वो भी लखनऊ से जो है सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें मदरसा शिक्षकों से जुड़ा विधेयक वापस आ गया है। 2016 में सपा सरकार ने लाया था विधेयक, वेतन भुगतान का विवादित बिल वापस ले लिया गया है राष्ट्रपति स्तर पर। अब यह विधेयक लंबित था, योगी कैबिनेट ने विधेयक को वापस लिया है। मदरसा शिक्षा से जुड़े बिल पर सरकार का यह बड़ा फैसला जो है वो सामने निकल के आपको बता रहे, वेतन भुगतान का विवादित बिल जो है यहाँ पर वापस लिया गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ पर जो है अब
मदरसा शिक्षा से जुड़े बिल पर सरकार का यह फैसला आया है। फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग के पास, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, देखिए यहाँ पर योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और जो विधेयक है उसको यहाँ पर वापस ले लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल मदरसा शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, क्योंकि विधेयक जो कि 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार सदन में लाती है और उसके बाद तमाम सुविधाओं को लेकर के और जो सैलरी है उसको लेकर के मदरसा शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलती है। ऐसे में देखिए, भी हाल ही की खबर अगर हम बताएं तो शमसुल हसन का मामला था, जिसकी फर्जी सैलरी के मामले को लेकर के सख्ती दिखाई गई, फिर उसके बाद में जांच भी हुई, उसके बाद बायोमेट्रिक को भी अनिवार्य किया गया और बहुत मुख्तलिफ चीजें, बहुत डिफरेंट चीजें देखने को मिली। अब देखिए, सदन का सदन की कार्रवाई थी तो उसमें सब चीजों को किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप जो है इस पर अपनी नजर जो है वो बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टेशन 127 पर 16 दिसंबर को हुए भीषण सड़क हादसे की जांच के लिए जिलाधिकारी ने विशेष जांच समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमरेश कुमार हैं। सदस्य में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD गुलवीर सिंह, सहायक सहभागी परिवहन अधिकारी परिवर्तन राजेश राजपूत, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह भाची और यहां पर जेपी इंस्पेक्टर लिमिटेड के महाप्रबंधक ऑपरेशंस आनंद सिंह भी इसमें शामिल हैं। कई सारे लोग जो हैं इस विशेष गहन टीम में शामिल किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है यहाँ पर अब जो है गहन जांच होते हुए इस मामले में दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें कि अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने जानकारी दी है कि समिति ने अपनी जांच पूरी कर 22 दिसंबर को जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में हादसे के कारणों, लापरवाही और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुझाव भी शामिल किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा और यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा मानकों को और सख्त भी किया जाएगा। तो आपको अधिक जानकारी जो है वो हम बताते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक जो है वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, देखिए 16 दिसंबर को एक भयावह हादसा देखने को मिला था यमुना एक्सप्रेसवे में। अब उस पूरे मामले में जो टीम का गठन किया गया था उसने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ कहा गया, किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, आधिकारिक औपचारिक तौर पर क्या बयान फिलहाल सामने निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल सम्राट, देखिए जो 16 दिसंबर को एक यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 पर जो हादसा हुआ था वो इतना भीषण हादसा था कि उसने सभी को झकझोर करके रख दिया था। इस हादसे में 19 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और 70 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। लेकिन इतना भीषण हादसा था कि बसें आपस में टकराई थी और टकराने के बाद में सब में आग लग गई थी। तो उसको लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने एक कमेटी का गठन किया था। एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ था, जो 6 सदस्यीय कमेटी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब डीएम को सौंप दी है, क्योंकि बीते मंगलवार को जो हादसा हुआ है उसमें अमरेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन जांच का दायरा बढ़ाते हुए रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम के जांच बिंदुओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। करीब दर्जन भर बस स्वामी, चालक, परिचालक और घायलों के बयान इसमें दर्ज किए गए। घटना का मुख्य कारण, चंद मिनटों में आग इतनी विकराल कैसे हुई, ऐसे तमाम बिंदुओं पर टीम ने गहनता से परीक्षण करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करी। साथ ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसे बिंदुओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। देखिए, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया है कि जांच रिपोर्ट टीम ने सौंप दी है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के उपायों पर विस्तृत सुझाव दिए हैं। सुरक्षा मानकों की बेहतर बनाने, सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता में सुधार करने सहित 50 से ज्यादा बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार की गई है। समृद्ध, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भयावह एक जो है हादसा देखने को मिला था, जिसमें तकरीबन इतने सारे लोगों की मृत्यु होना। हालांकि सरकार ने, योगी सरकार ने औपचारिक रूप पे यहाँ पे देखिए साफ तौर पे मुआवजा देने की भी बात कही है। लेकिन ऐसे में अब जो हादसा हो गया उस पर तो खैर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन आने वाले समय में इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर अब प्रशासन किस तरीके से सतर्क नजर आ रहा है? मोहम्मद फारूक,
सम्राट, इसमें यूपी ईडा और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है। उस गाइडलाइन में स्पीड, जो ओवर स्पीडिंग है, उसको कम करते हुए 75 की कर दी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से छोटे वाहन चलेंगे और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चलेंगे। वहीं जो बड़े वाहन हैं वो 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, सूचना के बोर्ड लगाए गए हैं, सांकेतिक बोर्ड जो होते हैं वो सारे लगा दिए गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। और सभी एक्सप्रेस वे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे यमुना एक्सप्रेस हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, कोई भी हाईवे पर अगर वाहन अपनी गति से अधिक चलते हैं तो उनका तत्काल चालान किया जाए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं, जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, और वाहनों को सीज करने की भी कार्रवाई करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त उन्होंने अपना रवैया अपनाया है। वहीं जिला प्रशासन की जो गठित कमेटी है वो लगातार नेशनल हाईवे और यमुना एक्सप्रेस वे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कैमरों की जद में आने के बाद में जो वाहन ओवर स्पीड में चलेगा उसके टोल प्लाजा पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जाएगी। जी सम्राट। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस समय ठंड ने अपना कहर बरपा रखा है। तेज सर्द हवाओं और गिरते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। सुबह और देर शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जरूरी कामों को छोड़कर घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, जो कि आपको दिखाते हैं। इस समय जो है ठंड को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बलिया में इस समय घने कोहरे और सर्द हवाओं को लेकर के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बलिया में भी जो है ठंड काफी बढ़ चुकी है और घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, रोड पर चलने के लिए जो गाड़ियां चल रही हैं उनको हेडलाइट और इंडिकेटर जला करके रेंगते हुए चलना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस ठंड से जो है अगर देखा जाए तो बुजुर्ग और बच्चे भी काफी परेशान हैं, उनको भी इस ठंड को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहीं अगर जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको भी इस ठंड को लेकर के काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं जो है पशुपालक हैं, उनको जो है चारा की व्यवस्था करना जो है इस समय अगर देखा जाए तो कठिन हो गया है। वहीं अगर बात की जाए अगर खेती की, किसानों की, तो कहीं नहीं कहीं कुछ ऐसी जो है सब्जियां हैं और आलू है, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको जो है इस ठंड से भी नुकसान पहुंच सकती है। मैं आपको बता दूं इस ठंड को लेकर के जो है प्रशासन की तरफ से जो चट्टी हैं, जो चौराहे हैं जहां लोगों की भीड़ रहती है, वहां पे अलाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन फिर भी इस ठंड इतनी है कि जो है वो अलाव जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उस अलाव से भी कोई काफ़ी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो लोग हैं वो घरों से जो निकलने के लिए जो मजबूर है, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी काम को लेकर के ही जो है घरों से निकल रहे हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो लोग घरों में दुबके हुए हैं। अगर इसी देखा जाए तो यह ठंड में जो है लगातार वृद्धि हो रही है और जो है इस ठंड से जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। पीलीभीत में लगातार शीतकालीन बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह होते ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे सड़क विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और वाहनों की रफ्तार थम गई है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने चेतावनी जारी करते हुए बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम की ये ठंड किसानों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि ये उनके गेहूं की फसल के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिछले 2 दिनों से धूप निकलने से कुछ राहत मिली थी, लेकिन आज मौसम फिर से बदल गया है और ठंड ने अपना असर यहां पर दिखाना शुरू कर दिया है। आए जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी नए नियम निकाल रहे हैं ताकि किसानों को फायदा हो सके। वहीं अगर बात करें
मंडी पूरनपुर की अगर बात करें तो आज हम मीडिया वाइज की टीम पूरनपुर मंडी में उपस्थित है, जहां पर गेट पर खड़े होकर ये जानकारी मिली है कि किसानों का आरोप है, खुले शब्दों में उनका आरोप है कि मिलर्स हैं जो उनका धान अंगूठे फर्जी तरीके से अंगूठे लगाए जा रहे हैं, धान चढ़ाया जा रहा है। जो वास्तविक किसान हैं उनकी ट्रालियां बाहर रोडों पर खड़ी हैं और शाम होने को जा रही है। देख सकते हैं हम लगभग 4 बजने जा रहा है, लेकिन किसानों की ट्रालियां अभी तक रोडों पर ही खड़ी हुई है, उन्हें एंट्री अंदर के लिए नहीं मिली। असल किसान बेहद परेशान। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो भी पीलीभीत से निकल के सामने आ रही है। पीलीभीत से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां धान खरीद के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ठेकेदारों और बिचौलियों के जरिए कागजों में धान खरीदे दिखाकर मिलरों को तिजोरी भरा जा रहा है, जबकि किसान बेबस नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि कई केंद्र प्रभारियों को ये पता ही नहीं है कि उनके केंद्र पर किसान धान खरीदा जाएगा। पूरनपुर मंडी में एक दिन में 300 से 600 कुंतल धान खरीद जो है वो दर्शाई गई है, लेकिन मौके पर केवल पुराने धान के चट्टे नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, आपको दिखाते हैं क्या पूरा मामला है इस रिपोर्ट में। सरकार जहां किसानों की आय दुगने के लिए बात कर रही है, अच्छी नए नए नियम निकाल रही है ताकि किसानों को फायदा हो सके, वहीं अगर बात करें मंडी पूरनपुर की अगर बात करें तो आज हम मीडिया वाइज की टीम पूरनपुर मंडी में उपस्थित है, जहां पर गेट पर खड़े होकर ये जानकारी मिली है कि किसानों का आरोप है, खुले शब्दों में उनका आरोप है कि मिलर्स हैं जो उनका धान अंगूठे फर्जी तरीके से अंगूठे लगाए जा रहे हैं, धान चढ़ाया जा रहा है। जो वास्तविक किसान हैं उनकी ट्रालियां बाहर रोडों पर खड़ी हैं और शाम होने को जा रही है। देख सकते हैं हम लगभग 4 बजने जा रहा है, लेकिन किसानों की ट्रालियां अभी तक रोडों पर ही खड़ी हुई है, उन्हें एंट्री अंदर के लिए नहीं मिली। असल किसान बेहद परेशान चल रहा है, लेकिन कागजों की बात करें तो कागजों में 600 कुंटल 300 कुंटल रोजाना की तौल हो रही है। अगर बात करी जाए तो सेंटर इंचार्जों की, वो धड़ल्ले से अंगूठे लगाते चले जा रहे हैं। किसान का कहना है कि जो मिलर्स हैं उनके बराबर धान तोले जा रहे हैं, लेकिन जो असल किसान है उसका धान की तुलाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है, किसान यहाँ रोड पर ही खड़ा रहता है, लेकिन उनके लिए कोई धान की तौल, कोई सेंटर इंचार्ज उनकी सुध लेने के लिए नहीं आता है। वहीं इंडिया वाइज की टीम ने ये एक किसान से जानकारी देते हुए बताया कि जहाँ जहाँ सेंटर है उनके डस्टर भी बंद पड़े हुए और जिसके बाद में धान की तौल नहीं की जा रही है, लेकिन अंगूठे लगाए जा रहे हैं बराबर। अब देखना ये है कि खबर चलने के बाद क्या असर होता है, क्या जानकारी मिलती है और क्या आलाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। देखते रहे इंडिया वाइज, अमित पाल कैमरामैन के साथ। भैया हम मंडी समिति पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आए हुए हैं। हमारी धान की ट्रालियाँ खड़ी हैं बाहर। इन लोगों ने एक रूल्स बनाया है कि 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक अंदर करेंगे और बाद में 4 बजे से अंदर करेंगे ट्रालियाँ। बताइए, हम लोग बाहर धान की जो है वो खड़े करके आए हैं ट्राली, अब अंदर नहीं हमें आने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब अंदर से आदेश आएगा तभी आप लोगों को अंदर भेजेंगे। और दूसरी बात ये है, कई सेंटर ऐसे हैं इन लोगों के कि जो नाम पे लगे हुए हैं और ख़रीद उनके ऊपर कतई नहीं हुई है और वो अंधाधुंध मिल वालों का चढ़ा रहे हैं, और जो औने पौने दामों पे धान खरीदा हुआ था उसको ये 1 नंबर में कर रहे हैं। और मंडी के अंदर भी यही काम चल रहा है इनका। और देखिए जाके कि कम से कम बहुत ज़्यादा अगर तोलेंगे तो 75% मिल वालों का धान चल रहा है और किसानों का धान नहीं चल रहा। जो खड़े हैं बेचारे, बहुत दिन की पुरानी ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी नहीं तोल रही। तो महाराजगंज में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर दिखाई दिया है। सुबह का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। तेज हवाओं के चलते कहीं ना कहीं अब सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और दृश्यता कम होने के कारण सभी चालकों ने हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर धीमी चाल और कोहरे के चलते दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। रेलवे और बस सेवाओं पर भी कोहरे का असर दिखते हुए नजर आ रहा है, जिससे यात्री और यात्रा दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने किसानों के लिए ये मौसम रबी फसलों के लिए अनुकूल बताया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में सतर्कता बरतें और आवश्यक सावधानी के साथ ही यात्रा करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।